नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में और अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास प्रश्न नंबर 1 से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं अपनी क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं प्रश्नों में से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 हमारा, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामचरित्र यानी कि राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है जो कि राम के जीवन पर लिखा गया, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से पौंचरिम। पौंचरिम जो रचना है ये स्वयंभू जी द्वारा रचित है। अपभ्रंश भाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं स्वयंभू जी, 10 और 8वीं शताब्दी के कवि रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र पौंचरिव है। पौंचरिव ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की। इनकी अन्य रचना रिठनेमी चरिव, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का कालिदास भयाणी ने कहा। तो अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा स्वयंभू को? तो भयाणी कवि हुए हैं, संस्कृत के एक भयाणी विद्वान हुए भयाणी नाम से। उन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास की संज्ञा दी है और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू द्वारा रचित जो ग्रंथ है रिठनेमी चरिव और स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जो है इनके द्वारा जो ये ग्रंथ है राम के चरित्र पर आधारित पौंचरिव, ये इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया। स्वयंभू का जो ग्रंथ है पौंचरिव, उनको किसने पूरा किया? तो त्रिभुवन ने जो है इनको पूरा किया। ये इनका अधूरा ही ग्रंथ था। और ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें जो पौंचरिव में 5 कांड है भाई, 5 कांड है और 83 संधियां है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करें रामायण की। रामायण जो रचना है हमारी, इसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। संस्कृत के विद्वान हुए हैं, संस्कृत के काफी प्रसिद्ध कवि हुए हैं वाल्मीकि। इन्होंने रामायण की रचना की। रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं और महापुराण के रचयिता पुष्यदंत है। ये भी अपभ्रंश भाषा के कवि हुए हैं पुष्यदंत, जो कि 10वीं शताब्दी के कवि है। 8वीं शताब्दी में स्वयंभू जी प्रसिद्ध कवि हुए हैं और जो है 10वीं शताब्दी के पुष्यदंत, ये आपको ध्यान रखना है। पुष्यदंत की जो ये रचना महापुराण बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है देख लेते हैं हम भाई। निम्नलिखित कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञे का नहीं है? इनमें से जो है परंपरा, शरणार्थी, दिवाली और अमर वलरी, इन कहानियों में अज्ञे जी का कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दिवाली। परंपरा, शरणार्थी और अमर पल्लवी, ये जो है वलरी, ये जो है कहानी संग्रह अज्ञे जी की है। अज्ञे जी द्वारा रचित है ये तीनों के तीनों। लेकिन दिवाली जो कहानी संग्रह है ये अज्ञे का नहीं है, बल्कि किसका है? ईलाचंद्र जोशी जी का है। तो ध्यान रखना है, दिवाली कहानी संग्रह अज्ञे का नहीं। दिवाली और होली नामक जो कहानी संग्रह है ये ईलाचंद्र जोशी जी की है। परंपरा, शरणार्थी, अमर वलरी आदि कहानी संग्रह अज्ञे जी की है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर या मानसी, इनमें से जो है तीनों काव्य संग्रह मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। ये जय भारत, विष्णुप्रिया और द्वापर। इसके अलावा ये मानसी काव्य संग्रह है, ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है, ना कि मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, राम नरेश त्रिपाठी जी का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मानसी, शौपन आदि जो ये कहानी ये रचनाएं है, ये जो है राम नरेश त्रिपाठी जी की है। मिलन, मान, पथिक, शौपन, मानसी, ये सभी का जो है रचनाएं
काव्य ग्रंथ संबंधी रामनरेश त्रिपाठी जी की है। मानसी मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं है। मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी है। रामनरेश त्रिपाठी के अन्य काव्य ग्रंथ मिलन 1918 में प्रकाशित है। पथिक 1920 में, ध्यान रखना है भाई, पथिक 1920, शोपन 1929 आदि जो है ये सभी के सभी रामनरेश त्रिपाठी जी के काव्य ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। द्वापर जय भारत विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय नामक का जो कहानी है ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कहानी है रामचंद्र शुक्ल जी की। 11 वर्ष का समय कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना। तो ये पॉइंट भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है किस विद्वान के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया? तो ध्यान रखना है, लक्ष्मी नारायण लाल ने किसे हिंदी की प्रथम कहानी माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित 11 वर्ष का समय, इसको हिंदी की प्रथम कहानी जो है स्वीकार किया है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पूस की रात, दो बैलों की कथा आदि जो ये कहानियां हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये कहानी संग्रह ये कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। तो ध्यान रखना है, मात्र 3 कहानियां लिखकर जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य में काफी प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। उन्होंने सुखमय जीवन 1911 में लिखा, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था जो है 1915। तो ध्यान रखना, उसने कहा था। तो ये काफी प्रसिद्ध कहानी हुई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। उनसे उसने कहा था, प्रकाशन वर्ष भी कई बार पूछ लेते हैं 1915। आजकल परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाने लगे हैं प्रकाशन वर्ष को भी आपको ध्यान से देखते हुए बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। आजकल प्रकाशन वर्ष से संबंधित काफी सारे जो है प्रश्नों को पूछा जाता है, कम से कम सॉरी हर एक रचना के प्रकाशन वर्ष आपको याद नहीं रखने हैं कि जितनी भी हम रचनाएं पढ़ ले वे सभी प्रकाशन वर्ष याद होने चाहिए, ऐसा नहीं होता। किसी को भी इतने प्रकाशन वर्ष ध्यान नहीं रहते। लेकिन जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, कुछ लेखक ऐसे हुए जिनकी एक एक दो दो रचनाएं हैं, वे काफी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं, उनके प्रकाशन वर्ष को आपको ध्यान रखना है। कुछ रचनाएं ऐसी है जिन पर कोई ना कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है। तो काफी सारी रचनाएं हिंदी साहित्य में काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती है, तो उनके प्रकाशन वर्ष को आपको बिल्कुल बार बार ध्यान रख रिवाइज करते हुए चलना है और ध्यान रखना है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। कल्लोल, कल्प मंदिर, मणिमाला कहानी के लेखक विशंबरनाथ शर्मा कौशिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? तो ये यहाँ पर पूछ ही लिया प्रकाशन वर्ष से संबंधित एक क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, देवकी नंदन खत्री जो है तिलस्मी और ऐयारी किस्म के उपन्यासकार रहे हैं। उन्होंने जो है तिलस्मी और जादू, अर्थात कहने का मतलब है जादू टोना संबंधी उपन्यास की कथाएं अपने उपन्यासों में जो है अपनी रचनाओं में अधिक लिखी है। तो अनूठी बेगम जो नामक जो उपन्यास है उसके लेखक के देवकी नंदन खत्री है और प्रकाशन वर्ष 1905 है। तो देवकी नंदन खत्री ये भी पूछ लिया जाता है किस प्रकार के उपन्यासकार रहे हैं? तिलस्मी और ऐयारी। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो है चंद्रकांता नाम से, चंद्रकांता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाशन वर्ष 1888 रहा है चंद्रकांता का, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा देख ही लेते हैं इनसे कि जुड़ी हुई जितनी भी रचनाएं हैं उपन्यास संबंधी। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम का प्रकाशन जो है 1905 में हुआ और
इसके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 1896, उसके अलावा नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902 और गुप्त गोदना 1913। भूतनाथ इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है और इनके ये जो है इनका अधूरा उपन्यास भी माना जाता है। इनके जो है इनके पुत्र अधूरा उपन्यास रहा भाई, ध्यान रखना है, ये इनका अपूर्ण उपन्यास रहा है। इसे पूरा नहीं कर पाई ये। इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री, इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने जो है इनके उपन्यास भूतनाथ उपन्यास को पूरा किया। तो ये भी ध्यान रखना आपको, प्रकाशन वर्ष 1907। उसके अलावा बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, तरुण के शौपन शीर्षक कीर्ति किस प्रकार की गद्य विधा है? तरुण के शौपन नामक जो रचना है ये किसके द्वारा रचित है और ये किस विधा की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। तरुण के शौपन नामक जो कीर्ति है ये एक आत्मकथा संबंधी रचना है और इस कीर्ति के जो लेखक हैं ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। इनके द्वारा रचित और अन्य जो रचनाएं हैं वो द इंडियन स्ट्रगल भी मानी गई है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाट भाषा किसे कहते हैं? भाट भाषा कही जाती है डिंगल भाषा को, तो जिसमें राजस्थानी, एक सेकेंड भाई, राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा का पुट होता है वो हमारी डिंगल भाषा होती है, जिसमें अपभ्रंश प्लस ब्रिज भाषा का पुट होता है वे हमारी जो है पिंगल भाषा होती है। पिंगल कहते हैं अपभ्रंश प्लस राजस्थानी और सॉरी भाई, अपभ्रंश प्लस ब्रज पिंगल भाषा होती है, राजस्थानी प्लस अपभ्रंश डिंगल भाषा होती है। तो भाट भाषा भी जो है डिंगल भाषा को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं। डिंगल भाषा राजस्थानी प्लस अपभ्रंश से मिलकर बनती है, जबकि पिंगल भाषा ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश से मिलकर बनती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया? तो इनमें से जो है कवि वचन सुधा जो पत्रिका है वे इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया, तो ये ध्यान रखना है। भारतेंदु, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण, इन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया ये भी हम देख लेते हैं, तो ध्यान रखना है। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई पत्रिका का संपादन किया गया, इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की और अन्य पत्रिकाएं कौन कौन सी है? जैसे कि हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में संपादित की गई, उसके अलावा बाला बोधनी 1874 में, और जो है ये हमारी कवि वचन सुधा 1868 में संपादित की गई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। भारतेंदु नामक पत्रिका का संपादन 1884 में राधाचरण गोस्वामी जी ने किया। हिंदी प्रदीप नाम से जो है पत्रिका का संपादन 1877 में बालकृष्ण भट्ट जी ने किया। इसके अलावा ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1882 में प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठलुआ कलब निबंध के लेखक कौन है? ठलुआ कलब नामक जो निबंध है इसके द्वारा लिखा गया, ये आपको बताना है। पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, गुलाब राय, बेचन शर्मा उग्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठुलवा कलब नामक निबंध के लेखक गुलाब राय जी हैं, तो ये देख लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। ठलवा कलब नामक निबंध के संग्रह के लेखक गुलाब राय हैं। इनके अन्य निबंध मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, कुछ उतले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नरपति आचार्य आदि जो है इनके प्रमुख निबंध है। किनके? गुलाब राय जी के, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ठलवा कल्प जो है इनमें काफी प्रसिद्ध निबंध रहा है इनका, गुलाब राय जी का ठुलवा कल्प, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है।
और इसीलिए मैं आपको बार बार रिवाइज कराती हूँ, ताकि आप वीडियो के साथ साथ आपको ये रचनाएं कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। तथ्यों की बार बार रिवीजन से ही आपको याद रह पाती है चीज़ें। तो मैं कोशिश करती हूँ जितनी अधिक तथ्यों की बार बार रिवीजन हो, उतना ही आप लोगों को फायदा मिले। तो देखते हैं। एक रचना हमारी पंच पात्र पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा रचित है। गंगा का बेटा उग्र जी की रचना है, और जो है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काफी प्रसिद्ध निबंध है। 4 संग्रह में विभाजित किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न हमारा 10, प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है। तो मोहन राकेश का आप सभी को पता है, लहरों का राजहंस का काफी प्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश जी का। और कोणार्क, अंधा कुआं और डॉक्टर, ये जो रचनाएं है ये किस लेखक द्वारा रचित है, ये भी हम देख लेते हैं। लहरों का राजहंस नामक जो रचना है 1963 में प्रकाशित मोहन राकेश जी का नाटक है। तो ये भी ध्यान रखना है भाई, इनका पहला प्रकाशन हुआ था 1963 में, एक बार दोबारा फिर से प्रकाशित किया गया इनको 1968 में। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर 1968 भी ऑप्शन में हो तो वो भी आप, अगर 63 नहीं हो तो आपको ध्यान रखना है कि इसका दूसरा प्रकाशन 1968 में किया गया था, लहरों का राजहंस। मोहन राकेश जी द्वारा रचित ये नाटक है। इस नाटक की प्रमुख पात्र सुंदरी तथा अलका है। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, पैर पैर तले की जमीन इनका अधूरा रह गया था भाई, ये भी ध्यान रखना है। और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित नाटक है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण जी का नाटक है। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित नाटक है। तो ये आप सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इनको बार बार रिवाइज करते हुए रहना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा ग्रंथ आई ए रिचर्ड्स का नहीं है। इनमें से आई ए रिचर्ड्स का ग्रंथ कौन सा नहीं है। आई ए रिचर्ड एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, पाश्चात्य लेखक हुए हैं। तो उनके द्वारा जो है पोइटिका नामक जो यहाँ पर ग्रंथ दिया गया है, ये आई ए रिचर्ड्स का नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, ये तीनों के तीनों ग्रंथ जो है आई ए रिचर्ड्स के हैं। पोइटिका नामक जो ग्रंथ है ये रिचर्ड्स का नहीं बल्कि अरस्तु जी का है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, आई ए रिचर्ड्स जी के ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है कि वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है। वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आप सभी को पता है, कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ के लेखक कुंतक जी हैं। इसके अलावा भामा जी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उनका नाम है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती नामक जो ग्रंथ है, सूत्रवर्ती भाई ये ध्यान रखना है, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती नामक जो ग्रंथ है वो वामन जी का है। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ वो मम्मट जी ने लिखा। आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों ग्रंथों को भी ध्यान रखना है। विक्रोक्ति जीवितम कुंतक जी का ग्रंथ है, भामा जी का काव्य अलंकार, वामन जी का काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, मम्मट जी द्वारा लिखा गया काव्य प्रकाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है। रिपब्लिक नामक ग्रंथ के रचयिता इनमें से प्लेटो है। प्लेटो ने रिपब्लिक नामक ग्रंथ की रचना की, काफी प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ है प्लेटो जी का। ये रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो हैं। इनकी अन्य रचनाएं इयोन, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है भाई। क्रांति लुश, फैद्रिक्स लोज, ये सभी रचनाएं जो है इनकी है प्लेटो जी की। अरस्तु ने पेरिपोइटिकेश नामक ग्रंथ की रचना की तथा लॉन्गजाइन्स ने पेरिहुपसुस नामक ग्रंथ की रचना की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 15, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है। त्यागपत्र नामक उपन्यास जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा गया है। तो जैनेन्द्र ने सुनीता, त्यागपत्र परख आदि नामक उपन्यास लिखे हैं। काफी प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं, मनोविश्लेषण उपन्यासों में आते हैं जैनेन्द्र जी। त्यागपत्र 1937 में इनके द्वारा रचित उपन्यास है। इनके द्वारा लिखित और अन्य उपन्यास परख 1929, सुनीता 1935, परख का प्रकाशन वर्ष 1929, ये ध्यान रखना है।
सुनीता 1935, कल्याणी 1939, विवर्त 1953 और जो है एक रचना है इनकी सुक्ता 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन इनका काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास है भाई, ध्यान रखना है, 1956 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से जैनेंद्र जी की जितनी भी रचनाएं हैं आपको प्रकाशन वर्ष के साथ ही याद रखनी है, क्योंकि इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमास वध नामक जो रचना है, इस रचना में जो है ये पूछी गई है कि कैमास वध नामक जो घटना है वो किस ग्रंथ के से ली गई है? बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर खुमान रासो? तो आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो। कैमास वध नामक जो घटना है ये पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आती है। पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है कैमास वध। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार तो आपको पता ही है, चंद बरदाई जी है, और चंद बरदाई जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, ये जो है पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन इसमें चंद बरदाई ने जो है बहुत ही अच्छे से किया है। इनकी वीरता का वर्णन इसमें दर्शाया गया है, और जो है इसमें रेवा तट नामक भी जो है सर्प भी आता है इसमें, जो कि एंटीनेट के अंतर्गत लगा हुआ है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है, पृथ्वीराज रासो में जो है 69 सर्ग है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो को जो है किसने पूरा किया? जलहन। इनके ही पुत्र चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने जो है इसे पूरा किया। ये भी इनका एक अधूरा ग्रंथ रह गया था पृथ्वीराज रासो का। चंद्रबरदाई अपने शासक के साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है चले गए थे, और जो है पृथ्वीराज रासो को ग्रंथ को बीच में अधूरा ही छोड़कर 61 जो है सर्ग तो इन्होंने पूरे कर दिए थे, लेकिन बाकी के जितने भी 8 सर्ग बचे हुए थे वे इनके पुत्र जलहन ने पूरे किए थे। ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनि के आधार पर करने की जो सुझाव दिया था सबसे पहले अशोकली ने दिया था। अशोकली जी जो द्वारा दिया गया ये सुझाव रहा कि जो हमारी आर्य भाषा परिवार है उनका वर्गीकरण हमने ध्वनियों के आधार पर करना चाहिए। तो ध्यान रखना है, आर्य परिवार भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले अशोकोली ने नामक विद्वान ने सुझाई थी। अशोकोली विद्वान 100 की संख्या के आधार पर सप्तम, ध्यान रखना है, एक है सतम, सॉरी भाई सप्तम नहीं सतम और केटम नामक भरोपीय परिवार के 2 भागों में इसे विभाजित किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से आनंद प्रकाश दीक्षित जी द्वारा लिखा गया। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक आनंद प्रकाश दीक्षित है। गुलाब राय ने लिखा नवरस, डॉक्टर निर्मला जैन ने लिखा रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, रामानंद तिवारी ने पिंजर प्रेम प्रकाशिया नामक ग्रंथ की रचना की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा, वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? वाक्यम रसात्मक काव्यम नामक ग्रंथ जो है, सॉरी भाई वाक्यम रसात्मक काव्यम नामक जो ये पंक्ति है, ये कथन है, ये किस आचार्य का है? ये आपको बताना है। विश्वनाथ का है या फिर हेमचंद्र जी का है, पंडित जगन्नाथ रत्नाकर जी, पंडित जगन्नाथ जी का है, या फिर आचार्य कुंतक जी का है? तो आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य विश्वनाथ जी ने जो है वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन का जो है के जो है लेखक विश्वनाथ जी है। वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन के लेखक विश्वनाथ जी रहे हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ साहित्य दर्पण, प्रभावती परिणय, राघव विलास नामक महाकाव्य आदि है। पंडित जगन्नाथ जी द्वारा जो कथन है वो है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम।
रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम, ये कथन भी कई बार पूछ लिया जाता है, पंडित राज जगन्नाथ जी की है और आचार्य कुंतक जी द्वारा कहा गया वक्रोक्ति काव्यम जीवतम। उसके अलावा आचार्य हेमचंद्र ने ऐद दोषो सगुणों स अलंकारो च शब्दार्थी काव्यम। तो इस प्रकार से काव्य के संबंध में इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है कि किसी ने रस को काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, किसी ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बताया है, किसी ने जो है रमणीयार्थ प्रतिपादकम रमणीय अर्थ प्रतिपादकम शब्दार्थम काव्य कह करके काव्य की परिभाषा दी है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। पहला का वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? पहला वाक्य हमारा उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उसके साधारणी धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव जब वहां पर उत्पन्न होता है, तो जैसे कि यहाँ पर पंक्ति भी दे दी गई है, पंगी प्रेम नंद लाल के हमें न भावत जोग, मधुप राजपद पाए के भीख के मांगत लोग। तो इनमें हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा दृष्टांत अलंकार। तो पहला पद वाक्य उपमा और दूसरा पद वाक्य उपमान तथा उनके बीच साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव देखने को मिले, वहां हमारा दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कि पंगी प्रेम नंदलाल के हमी न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख के मांगत लोग। तो मतीराम जी की ये पंक्ति है, तो ध्यान रखना है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि मतीराम जी की ये पंक्ति है। पंक्ति भी पूछ ली जाए तो आपको बता देनी है, ये पंक्ति मतीराम जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? सिद्धांत और क्या भाई वाद नामक जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक जो है डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद नामक पुस्तक डॉक्टर भगीरथ जी की है। रिचर्ड्स की रचनाएं आपको ने देख ही ली थी पहले भी, साइंस एंड पोइट्री डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा लिखा गया। रस सिद्धांत गुलाब राय ने लिखा। सिद्धांत और अध्याय, तो इस प्रकार से सिद्धांत और अध्ययन भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है? तो इंस्टॉलमेंट में संग्रहित जो है इनमें से किसकी कहानियां हैं? तो ध्यान रखना है भगवती चरण वर्मा जी की। भगवती चरण वर्मा कहानीकार प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं। इनकी कहानियां इंस्टॉलमेंट में जो है संग्रहित की गई है। इनकी अन्य कहानियां दो बांके, तो ये ध्यान रखनी है, दो बांके 1936, मुगलों के सल्तनत बख्शती और मोर्चाबंदी आदि जो है भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध कहानियां हैं। निराला जी की जो कहानी है उसमें शामिल है तितली, काफी इंपॉर्टेंट कहानी रही है इनकी। सखी 1935 में, सुखकुल की बीबी 1941, चतुरी चमारी, ये भी इनकी काफी प्रसिद्ध कहानी रही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ये सभी कहानियां निराला जी की हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय के आधार पर प्रति जो है शब्द और अर्थ को ही काव्य की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखना है कि आचार्य का कथन है ये जगन्नाथ पंडित राज जगन्नाथ जी का कथन है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ जी का कथन है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। और अन्य विद्वानों के अनुसार काव्य के संबंध में जो है जो कथन कहे गए हैं, तो ये हम देखते हैं। भामा जी ने कहा है शब्दार्थ सहित काव्यम, शब्द और सहित अर्थ के सहित से ही काव्य की रचना होती है, ये कहा है भामा जी ने। आचार्य वामन जी ने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्य में रस ही जो है काव्य की आत्मा है, तो ये कहा है आचार्य विश्वनाथ जी ने। शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, तो कुंतक जी का कथन है। तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया भैया, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24।
यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं भाई। एक कथन दिया गया है, जयशंकर पंक्ति दी गई है, संवाद पंक्ति। तो ये पूछी गई है, ये किस नाटक से ली गई है? और ये जो है सभी के सभी जो नाटक यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के दिए गए हैं। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अत्यंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद जयशंकर प्रसाद की किस नाटक का है? तो ये आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का स्कंदगुप्त। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है, ये पंक्ति जो है, ये कथन कहा गया है स्कंदगुप्त नाटक के अंदर। स्कंदगुप्त नाटक में मात्र गुप्त द्वारा ये कथन कहा गया है। अगर ये पूछ लिया जाए किसके द्वारा कहा गया है, तो भी आपको ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी है। प्रकाशन वर्ष 1928 है। विधा जो है नाटक है। स्कंदगुप्त जो ये रचना है, इस नाटक की विधा पूछी जाए तो नाटक है। प्रकाशन वर्ष 1928। रचनाकार जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक के अंतर्गत कौन कौन प्रमुख पात्र हैं? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक में शकुंतगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, प्रणयदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मात्रगुप्त इम्पोर्टेंट है भाई, जिन्होंने जो है ये कथन कहा है कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। एक है स्वरनाग भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा धातु सेन भी, जिसे कुमार दास के नाम से भी जाना गया है। इसके अलावा पृथ्वी सेन भी आपको ध्यान रखना है। बस यही, और साथ ही जो है एक पत्र और है इसके अंदर, देवसेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस यही आपको ध्यान रखने हैं इनके, जो मैंने आपको बताया, देवसेना। इसके अलावा कुमार गुप्त या धातुसेन, मातृगुप्त, स्कंदगुप्त, ये दो बार आ गया कुमार। फिर है एक प्रणदत्त, ये आपको ध्यान रखने हैं। स्वरनाग भी आपको ध्यान रखना है भाई, स्वर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनमें मुख्य 5 अंक है। स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक है? तो 5 अंक है, तथा अध्याय की योजना दृश्यों पर आधारित है। प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ अंक में 7 और तृतीय अंक में 5 अंक में 6 दृश्य है। तो प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अंक में कितने दृश्य है? 7, और तृतीय और पंचम में 6 दृश्य है। तो ये भी थोड़ा डेप्थ हो जाएगा, लेकिन आप जो है ध्यान रख सकते हो, तो इनको भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि परीक्षाओं में कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, कहीं से भी कुछ भी पॉइंट उठा करके, जो आपके रचनाओं से संबंधित, आपके सिलेबस से जुड़े हुए जो रचनाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई जो जितने भी तथ्य हैं, उनको घुमा फिरा कर किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जितनी आप रिवीजन करोगे, जितने तथ्यों को आप बार बार पढ़ोगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो मेरा उद्देश्य है परीक्षा में अधिक से अधिक आपको जो है स्कोर प्राप्त कराना, कि तथ्यों के बार बार रिवीजन से, बार बार प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपकी इतनी अच्छे से तैयारी हो जाए कि आप परीक्षा में अपना अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको, और आपको जो है सफलता मिले। 2026 के इस वर्ष के अंदर ही आपको जो है एक, जिस भी मंजिल पर आप जाना चाहते हो, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, वो आपको जो है वहां तक पहुंचाए। तो इसमें थोड़ा सा जो है मैं अपना भी योगदान इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपके साथ जो है देना चाह रही हूँ, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे स्कोर प्राप्त करके अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करो और सफलता प्राप्त करो। और वही वीडियो आपको पसंद आती है, तो लगता है ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो इनमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उसे स्थिति का चित्रण है, जहाँ आंतरिक कलाएं संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उनके भावी क्षेत्र के लक्षण प्रकट होने लगे। और भाई आज से जो हमारी क्लासेस होगी, वो शायद मैं रेगुलर ही कर पाऊंगी। कई दिनों से मैं रेगुलर नहीं कर पा रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और अभी हम उसी से जो है अपनी सीरीज को, प्रश्न उत्तरों को, इन्हीं को जो है तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए, विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि परीक्षा तक आप जो हो अधिक से अधिक प्रश्न उत्तरों को बिल्कुल उनके विद सॉल्यूशन के साथ तथ्यों की बार बार रिवीजन कर पाओ, हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो ध्यान रखना है,
जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो नाटक है उनमें शामिल है। सॉरी भाई, जयशंकर प्रसाद के नाटक हमने देख ही लिए थे स्कंदगुप्त नाटक से जुड़े हुए तथ्य। तो जयशंकर प्रसाद से संबंधित यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, तो ध्यान रखना है। जन्म है जयशंकर प्रसाद का 1889, मृत्यु हुई उनकी 1937। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश। उपनाम है झारखंडी, कलाधर या खांडेराव, तो ये इनके उपनाम रहे हैं। गुरु मोहनी लाल और जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन काफी इम्पोर्टेंट नाटक है, इनका पहला नाटक भी माना जाता है। और जो है कल्याणी परिणय 1912, सज्जन का प्रकाशन वर्ष 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख जो है 1921। उसके अलावा अजात शत्रु का प्रकाशन वर्ष 1922 में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त का प्रकाशन 1928। जयशंकर प्रसाद के ये जितने भी नाटक दिए गए हैं इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक इनका अंतिम नाटक और है ये एक और, जिसे ये जो है एकांकी नाटक भी माना गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से लिखते थे, ये पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस उपनाम से लिखते थे, तो ध्यान रखना है कलाधर। तो कई बार पूछा जाता है कलाधर उपनाम से कौन लिखते थे, तो जयशंकर प्रसाद। किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कभी कहा जाता है। मुकुटधर पांडे के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद ही है। अलग अलग विद्वानों ने छायावाद के प्रवर्तक अलग अलग विद्वानों को माना है। जैसे नंद ने जो है पंत को माना है, सुमित और जो है इसके अलावा शुक्ल जी ने भी मुकुटधर पांडे जी को ही माना है भाई। और जयशंकर प्रसाद ने भी जो है मुकुटधर पांडे जयशंकर प्रसाद को ही माना है, मुकुटधर पांडे को। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। छायावादी शैली का प्रथम काव्य संग्रह झरना है। उसके अलावा झरना का प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो 1918। जयशंकर प्रसाद ने 1909 में इंदु पत्रिका का भी प्रकाशन संपादन किया था। तो ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है इंदु पत्रिका का संपादन इनमें से किसने किया, तो जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। 1909 में इन्होंने इंदु पत्रिका का संपादन भी किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, बाला बोधनी जैसी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया, हरिश्चंद्रिका। और जो है जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का संपादन किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का ग्रंथ है, तो ये किस इतिहासकार का कथन है भाई। तो ये जो कथन दिया गया है यहाँ पर, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन है इनमें से किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ध्यान रखना है, शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास जी है। तो इस तरह आपको तथ्यों को ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का समय 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक जो है मानते हैं। विक्रमी संवत है भाई, ईस्वी नहीं है ये, ध्यान रखना है। अगर विक्रमी संवत में हम 57 माइनस कर देते हैं, सॉरी भाई, विक्रमी संवत में जो है हम 57 माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ईस्वी का समय आ जाता है। और ईस्वी में हम 57 प्लस कर देते हैं तो हमारा विक्रमी संवत का समय आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यम काल को सर्वप्रथम रीति काल का नाम दिया। उत्तर मध्यम काल यानी कि रीति काल, पूर्व मध्यम काल होता है वह हमारा भक्ति काल। तो ये ध्यान रखने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये कथन यहाँ पर कहा गया है कि इस
युग की कविता में, इस युग की मतलब किस युग की, यहाँ पर बात हो रही है हमारी रीतिकाल की। रीतिकाल की कविता में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है रीतिकाल के संबंध में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास जी को माना। उसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल कवियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 कालखंडों में बांटा गया है रीतिकाल को। रीतिबद्ध कवि के रूप में, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध, इस प्रकार से जो है। और ये रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध कवि जो है, नाम किसने दिया था रीतिकाल के कवियों को? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में जो है इनमें बांटा गया। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नामकरण और नामकरण कर्ता, एक तरफ जो है नामकरण करता है, दूसरी तरफ नामकरण है, अर्थात यहाँ पर रीतिकाल के नामकरण की बात हो रही है। रीतिकाल को अलंकार काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु जी हैं। उसके अलावा श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद ने। और जो है अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को कला काल की संज्ञा दी है शंकर शुक्ल रसाल ने। और अपकर्षण काल कहा है इन्होंने गणपति चंद्र गुप्त ने। उसके अलावा जो है रीतिकाल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दी गई। रीति काव्य की संज्ञा जो है डॉक्टर नगेंद्र ने दी। इस प्रकार से आपको रीतिकाल से इससे संबंधित नामकरण और उनके नामकरण कर्ता भी आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, और इनको बार बार रिवाइज कर लेना है। ध्यान रखना है किस रीतिकाल के खंड काल को जो है किस विद्वान ने क्या नाम दिया है। तो और अन्य प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।